गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आओ पाएं सरकारी नौकरी देसी हरियाणा। मैं हूं बबीता धानिया और इस चैनल पर फ्रेंड्स हमारी हरियाणा जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की एक सीरीज चल रही थी। उस सीरीज की आज हमारी 20वें नंबर की वीडियो है। इससे पहले 19 वीडियोज ऑलरेडी हम कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी हैं तो जाइए और देखिए, डिस्क्रिप्शन में उन सब का लिंक है। आइए करते हैं हमारे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हेमचंद्र उर्फ हेमू का जन्म हरियाणा के किस शहर में हुआ था? तो दोस्तों, हेमचंद्र का नाम किसने नहीं सुना? हेमचंद्र अर्थात उर्फ हेमू जिनको बोला जाता है, वो दिल्ली के अंतिम हिंदू शासक थे। और जिसने पानीपत की लड़ाइयाँ पढ़ी होंगी बच्चे ने, उसको बहुत अच्छे से पता होगा। पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 को अकबर और हेमू या फिर हेमचंद्र विक्रमादित्य इनका पूरा नाम था, जिनको शॉर्ट में हेमू बोला जाता है, पानीपत का दूसरा युद्ध इन दोनों के बीच में ही हुआ था। आइए इनकी कुछ डिटेल देख लेते हैं। हेमचंद्र उर्फ हेमू का जन्म दोस्तों हरियाणा में ना होकर राजस्थान के एक निकटवर्ती गांव में हुआ था, लेकिन उनकी फैमिली कुछ समय के बाद रेवाड़ी के अंदर शिफ्ट हो गए थे। इसी वजह से हेमचंद्र उर्फ हेमू का जन्म हरियाणा के रेवाड़ी जिले में माना जाता है। हेमचंद्र विक्रमादित्य को हेमू भी कहा जाता है। अंतिम हिंदू शासक थे जो दिल्ली की गद्दी पर बैठे, और गद्दी पर भी ये दोस्तों सिर्फ कितने दिन बैठे? 7 अक्टूबर 1556 को ये राजा बने और 5 नवंबर 1556 को ही अकबर और हेमू के बीच जो इनकी लड़ाई हुई। और कहा जाता है दोस्तों, इनकी जो सेना है बहुत अच्छे से लड़ाई जीत रही थी। दोनों तरफ हेमू की सेनाएं थी लड़ाई के अंदर, लेकिन अचानक से इनकी आंख के अंदर एक तीर लग गया और तीर लगने की वजह से ये वहीं पर घायल होकर गिर गए। इसी वजह से जो अकबर तो खुद बहुत उस वक्त छोटे थे, जो उसके सैनिक थे, उन्होंने इनको पकड़ लिया और इनका जो सर था वो अलग से काट दिया गया और इनका बिना सिर का जो शरीर था दिल्ली के एक गेट पर लटकाया गया था। इससे भी उनका मन नहीं भरा तो इनका जो होम टाउन था वहां गए। इनके फादर को उन्होंने, जो बहुत वृद्ध थे 80-85 साल के, उनको धर्म बदलने के लिए मजबूर किया, लेकिन उन्होंने धर्म नहीं बदला तो इस वजह से उनको भी मौत के घाट उतार दिया गया, उनका भी कत्ल कर दिया गया। और दोस्तों, जो हेमचंद्र उर्फ हेमू थे, ये कोई राजघराने से संबंधित नहीं थे, ये बहुत ही साधारण से परिवार से संबंधित थे। ये एक बार जब ये रेवाड़ी के अंदर अपने हाथी पर बैठकर कुछ करतब दिखा रहे थे तो इनके बलिष्ठ शरीर को देखकर जो शेरशाह सूरी के एक सैनिक थे, शेरशाह सूरी की मृत्यु के बाद उनकी नज़र इस पर पड़ी और वो इनको अपने शासक के अंदर ले गए। इनको अलग अलग कर्तव्य निभाते हुए काफ़ी लॉन्ग टाइम हो गया था। ये राजा तो सिर्फ 7 अक्टूबर 1556 को ही बने और 5 नवंबर 1526 को ही इनका अकबर के साथ युद्ध हो गया। और अकबर की तरफ से जो उनकी सेना का नेतृत्व था वो बैरम खान ने किया था। उस युद्ध के अंदर इनकी मृत्यु हो गई थी। अब इनके बाद में देखिए, जब ये इन्होंने सरकार बनी, जब इनकी मृत्यु के बाद जब अकबर के अधीन आ गया तो उन्होंने क्या किया था? अकबर के अधीन आने के बाद उन्होंने शासन को 5 भागों में विभाजित किया। पूरा दिल्ली का जो शासन था उसमें 70 परगने आते थे, 15 सूबे आते थे, और जो 5 पार्ट में डिवाइड किया उनके नाम रखे थे, सरकार ए रेवाड़ी, सरकार ए हिसार ए फिरोजा, सरकार ए मेवाती, सरकार ए हिंद और सरकार ए दिल्ली। और हेमू को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। ये सारी की सारी डिटेल बार बार एग्जाम में पूछी जाती है दोस्तों, सारी याद रखना। पानीपत के 3 युद्ध हुए, एक हुआ 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, दूसरा 1556 में अकबर और हेमू के बीच, और तीसरा हुआ अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। तिलियार झील हरियाणा के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है आपके पास हिसार, जींद, रोहतक या फिर सोनीपत। तो सभी को पता है दोस्तों, तिलियार जो झील है वो हरियाणा के रोहतक जिले में स्थित है। तिलियार कहाँ पर है? रोहतक जिले में स्थित है। लेकिन बच्चों की कन्फ्यूजन होती है तिलियार और टिक्कर ताल के बीच में। जब इसको इंग्लिश में लिख दिया जाता है दोस्तों, हरियाणा वाले हो थोड़ा सा हिंदी पर भी ध्यान दिया करो। अगर आप इंग्लिश को पढ़कर ही टिक करके आ गए तो बहुत बच्चे इसमें मात खा जाते हैं, क्योंकि इनकी स्पेलिंग लगभग सेम है। तिलियार और टिक्कर ताल में जल्दबाजी में पढ़ नहीं पाते हैं। टिक्कर ताल जो झील है वो पंचकुला
पंचकुला में है और तिलियार झील है वो रोहतक के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्त्रियों द्वारा दाएं हाथ के अंगूठे में पहने जाने वाला आभूषण कौन सा है? तो दोस्तों जो हमारी लेडीज है, हरियाणा का एक पहनावा है, जो हमारे आभूषण है लेडीज के द्वारा, स्त्रियों के द्वारा दाएं हाथ के अंगूठे में जो पहने जाने वाला आभूषण है उसको हम आरसी कहते हैं। क्या कहते हैं? आरसी। जब शादी होगी, गहने बनवाने होंगे तो आप इन सब का पता चलेगा। तो लड़कियां हों या लड़के हों, गहनों की तो सभी को पता है, लड़कियों को मिलते हैं, लड़के वालों को देने पड़ते हैं, तो बात बराबर ही है। तो दोस्तों जो स्त्रियां दाएं हाथ के अंगूठे में जो पहने जाने वाली अंगूठी ही होती है, लेकिन वो दाएं हाथ के अंगूठे में पहनी जाती है, इसलिए उसका जो नाम है वो आरसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में राष्ट्रीय अनुसंधान डेयरी की स्थापना कब की गई थी? NDRI, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो इसकी स्थापना दोस्तों वर्ष 1955 में की गई थी। हरियाणा के अंदर राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान की स्थापना हुई 1955 में, करनाल में स्थापित है, लेकिन उसकी हिस्ट्री भी आपसे बहुत बार पूछी जाती है। सबसे पहले इस इंस्टीट्यूट की स्थापना 1923 में बेंगलुरु में की गई थी और नाम था इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। क्या नाम था? 1923 में बेंगलुरु में स्थापना की गई। बेंगलुरु जो है पहले जिसको बेंगलोर बोला जाता था, इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। 1936 में दोस्तों इसका नाम बदल दिया गया, नाम बदला गया और रखा गया इंपीरियल डेयरी इंस्टीट्यूट। 1947 के अंदर नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इसका नाम कर दिया गया और उसके बाद 1955 के अंदर इसको जो करनाल के अंदर स्थानांतरित कर दिया गया था। तो हरियाणा के अंदर तो इसकी स्थापना 1955 में हुई, लेकिन इसकी स्थापना अगर वैसे पूछा जाए, भारत के अंदर पूछा जाए, तो इसकी स्थापना 1923 में ही हो चुकी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, हरियाणा राज्य में यात्री परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो दोस्तों हरियाणा राज्य के अंदर यात्री परिवहन का राष्ट्रीयकरण जो हुआ वो हुआ 1972 के अंदर। एक वक्त था जब सारी कंपनियों को सरकारी बनाया जा रहा था, लेकिन आज वक्त बदल चुका है, प्राइवेट होता जा रहा है। लगभग यात्री परिवहन तो 99% ही प्राइवेट हो चुका है, नाम मात्र ही सरकारी बचा हुआ है। तो दोस्तों हरियाणा के अंदर जो यात्री परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया था वो 1972 में किया गया था। 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा बना तब यहाँ की सड़कों की जो कुल लंबाई कई बार आपसे पूछ ली जाती है वो थी 8137 किलोमीटर। वर्तमान के अंदर ये लंबाई है 38,499 किलोमीटर। अंबाला के अंदर सबसे पहला बस डिपो खोला गया था और वो 1950 के अंदर, 7 सितंबर 1950 के अंदर अंबाला के अंदर हरियाणा का सबसे पहला बस डिपो खोला गया था। और वर्तमान के हमारे सब जो परिवहन मंत्री अगर आपसे पूछे जाएं, करंट के क्वेश्चन भी याद रखिए, वो है मूलचंद शर्मा, जो बल्लभगढ़ के बलरामगढ़ से, जो पुराना नाम बल्लभगढ़ होता था वर्तमान नाम बलरामगढ़ है, वहाँ से वो विधायक हैं। और इससे रिलेटेड दूसरे क्वेश्चन पूछे जाए, हरियाणा के अंदर पक्की सड़कों की सबसे ज़्यादा लंबाई पूछी जाए वो कौन से ज़िले में है? दोस्तों बहुत सारी पुरानी बुक्स में भिवानी दिया होता है, लेकिन चरखी दादरी बनने के बाद पक्की सड़कों की जो सबसे ज़्यादा लंबाई है वो हमारी सिरसा जिले की है, क्योंकि जो क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग हरियाणा का सबसे बड़ा जिला है वो सिरसा है। और सबसे कम लंबाई पूछी जाए जो सड़कों की वो है पंचकुला जिले की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में दुग्ध प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत जो दुग्ध उत्पादक हैं उनको कितने रुपए लीटर की सब्सिडी दी जाती है? पूछा जाता है दोस्तों, जो हरियाणा के पशुपालक हैं जो दूध का प्रोडक्शन करते हैं उनको कितने रुपए पर लीटर जो है सरकार के द्वारा सब्सिडी दी जाती है? तो वो दी जाती है दोस्तों ऑप्शन सी, 4 रुपए पर लीटर सब्सिडी है जो गवर्नमेंट की साइड से दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नर नारायण गुफा हरियाणा के किस शहर में स्थित है? दोस्तों नर नारायण गुफा है वो हरियाणा के यमुनानगर में स्थित है। और एक पूछा जाता है, चौधरी देवीलाल हर्बल पार्क हरियाणा के कौन से शहर में स्थित है? तो दोस्तों वो भी यमुनानगर में ही है। बहुत सारे बच्चे जो है चौधरी देवीलाल को देखते ही सिरसा जिले के साथ जाते हैं, लेकिन अगर हर्बल पार्क आपसे पूछा जाए वो चौधरी देवीलाल के नाम से ही है और वो यमुनानगर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
पेट्रो प्रेशर हरियाणा के किस शहर में स्थित है? तो दोस्तों जो पेट्रो प्रेशर है आप सभी को पता है पेट्रोलियम रिफाइनरी हरियाणा की कहाँ स्थित है, वो पानीपत जिले में स्थित है। पेट्रो प्रेशर आ जाए या पेट्रोलियम रिफाइनरी आ जाए वो कहाँ पर है, हरियाणा के पानीपत जिले में है। वही पानीपत जिला जो हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला है जो 2 बार जिला बना, एक बार 1989 में बनाया गया करनाल से अलग करके, लेकिन एक बार फिर से मिला दिया गया 1991 में, फिर से इसको करनाल से अलग करके पानीपत को एक अलग से जिला बना दिया गया। और बात की जाए पेट्रोलियम रिफाइनरी की तो इसकी स्थापना वर्ष 1980 में करनाल का जो गांव था बाहोली, उसके अंदर इसकी स्थापना की गई थी। लेकिन जब अलग अलग डिस्ट्रिक्ट बन गए तो जो ये बाहोली कारखाना है या बाहोली गांव है ये पानीपत जिले के अंदर आया और उसके बाद से इसका नाम पड़ गया पानीपत पेट्रोलियम प्रेशर या पेट्रो प्रेशर हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नाहर वन्यजीव अभयारण्य हरियाणा के किस जिले में स्थित है? दोस्तों वन्यजीव अभयारण्य हर पेपर के अंदर एक क्वेश्चन आता ही आता है। जो नाहर वन्यजीव अभयारण्य है वो रेवाड़ी जिले में स्थित है। लेकिन अब आपका सिर्फ काम इससे नहीं चलता, क्योंकि HSSC के जो पुराने पेपर थे उनके अंदर जो स्टार्टिंग के अंदर क्वेश्चन थे उसके अंदर जो हरियाणा जी के वो बहुत ही बेसिक पूछी जाती थी। लेकिन अब जैसे जैसे वक्त बढ़ता जाता है वैसे वैसे कॉम्पिटिशन भी बढ़ रहा है। हरियाणा जी के पिछले 7 सालों से हरियाणा के पेपरों में आ रही है। तो पहले तो सिर्फ यही पूछा जाता था कि कौन सा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा पूछ लिया जाता था कि वहाँ की क्या फेमस है। तो अब दोस्तों इनकी जो एस्टेब्लिश डेट है वो भी पूछी जाने लगी है। अभी मैंने आपको 2020 के पेपर करवाए हैं और आप प्रीवियस ईयर पेपर को देखना उस वीडियोज़ में बहुत सारे जो वन्य जीव अभयारण्य है उनकी जो एस्टेब्लिश डेट है वो पूछी गई है। तो नाहर वन्य जीव अभयारण्य रेवाड़ी में स्थित है। 30 जनवरी 1987 को इसकी स्थापना की गई थी और 2009 के अंदर दोस्तों इसको जो इसका क्षेत्र है नाहर वन्यजीव अभयारण्य का, इसको पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है। कहाँ पर है नाहर वन्यजीव अभयारण्य? रेवाड़ी में है। 23 जनवरी 1987 को इसकी स्थापना की गई और 2009 के अंदर इसके क्षेत्र को पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा राज्य के किस जिले की सीमा भारत के किसी अन्य राज्य को स्पर्श नहीं करती है? तो दोस्तों हरियाणा राज्य का पहले बहुत सारी पुरानी बुक्स में आपको सिर्फ रोहतक दिया होगा, लेकिन जब से चरखी दादरी बना है भिवानी से अलग होके, उसकी सीमा भी किसी अन्य राज्य को टच नहीं करती है। तो हरियाणा के 2 जिले हैं रोहतक और चरखी दादरी, जिसकी सीमा किसी भी अन्य राज्य को स्पर्श नहीं करती है। बाकी हरियाणा के बाकी सारे के सारे जिलों 22 जिलों में से 2 जिलों की सीमा किसी से नहीं लगती, 20 जिलों की सीमा किसी न किसी दूसरे राज्य को टच करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का रिप्लाई करने से पहले आपको पता होना चाहिए हरियाणा के अंदर राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगा है। अभी तक हरियाणा के अंदर 3 बार राष्ट्रपति शासन लगा। तीनों ही डेट आपको यहाँ पर दी गई हैं, ऑप्शन A, B, C। यहाँ पर तीनों बार हरियाणा के अंदर राष्ट्रपति शासन लगा है। पहला लगा 21 नवंबर 1967 को, दूसरी बार लगा 1 मई 1977 को और तीसरा लगा 6 अप्रैल 1991 को। अगर आप कंप्लीट डेट याद ना रख पाओ तो आपको इतना जरूर रखना है कि एक बार 1967 में लगा, फिर उसके जस्ट 10 साल बाद 1977 में लगा और फिर 1991 में लगा था। तो फ्रेंड्स हरियाणा के अंदर तीनों बार राष्ट्रपति शासन लगा, 1967, 1997 और 1991। लास्ट बार पूछा जाए 1991 में लगा, पहली बार पूछा जाए 1967 के अंदर लगा और दूसरी बार जो आपसे यहाँ क्वेश्चन पूछा है वो 1977 के अंदर लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, हरियाणा के किस स्थान से प्राप्त पृथ्वीराज द्वितीय का अभिलेख सामरिक महत्व को दर्शाता है? तो दोस्तों जो पृथ्वीराज द्वितीय थे उनका जो सामरिक महत्व का अभिलेख प्राप्त हुआ है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है? हांसी, सिरसा, लाडनू या फिर बिजोलिया। तो दोस्तों पृथ्वीराज चौहान का जो क्षेत्र था जहाँ शासन था वो हांसी था। हांसी के अंदर किला भी है जो पृथ्वीराज चौहान के किले के नाम से ही जाना जाता है। जो कलरक के एग्जाम में जिसको पृथ्वीराज चौहान का किला
किला ना देकर जिसको दूसरा नाम आया था, जिसको तलवारों का किला भी कहा जाता है। हांसी का किला पृथ्वीराज चौहान का जो किला है बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है, बहुत ज़्यादा समृद्ध था उस वक्त का जो हमारा क्षेत्र था, वो तलवारों का किला भी कहा जाता है। और पृथ्वीराज चौहान ने ही एक गोहाना के अंदर भी किला बनवाया था, जो तराइन के युद्ध के बाद जो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य जो तराइन के युद्ध हुए उसके बाद उसको नष्ट करवा दिया गया था। तराइन के 2 युद्ध हुए थे, 1191 में हुआ जो पृथ्वीराज चौहान विजयी हुए, लेकिन दूसरे ही साल 1192 में फिर से युद्ध हुआ जिसमें मोहम्मद गोरी को विजय प्राप्त हुई। और उस विजय के उपरांत उन्होंने जो गोहाना का किला था उसको नष्ट करवा दिया था। तो दोस्तों कहाँ है? पृथ्वीराज चौहान का जो क्षेत्र है वो हांसी का क्षेत्र है, और हांसी के अंदर ही पृथ्वीराज चौहान का है वो किला है, जिसको तलवारों का किला भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, बार बार जो एग्जाम में पूछा जाता है, हरियाणवी में पहला उपन्यास कौन सा था? तो दोस्तों हरियाणवी का पहला उपन्यास आप सभी को पता है वो कौन सा है, झाड़ू फिरी है। और वो किसने लिखा? राजा राम शास्त्री ने लिखा है। ये क्वेश्चन तो आपने रट लिया, लेकिन राजा राम शास्त्री जब बार बार पूछा जा रहा है तो दोस्तों उनका आपको दूसरा उपन्यास भी पता होना चाहिए। राजा राम शास्त्री ने एक दूसरा उपन्यास भी लिखा है। पहला उपन्यास उनका झाड़ू फिरी है और दूसरा उपन्यास है उनका फफा कूटनी। क्या नाम है? फफा कूटनी। पहला उपन्यास झाड़ू फिरी और दूसरा उपन्यास है उनका फफा कूटनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, प्रसिद्ध पुस्तक पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन थे? बहुत बार पूछा जाता है। पृथ्वीराज चौहान के जो दरबारी कवि थे दोस्तों, चंद्रबरदाई ऑप्शन ए है, उन्होंने लिखी थी पुस्तक पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज चौहान का पूरा जीवन वृत्तांत इन्होंने लिखा है। ये उनके दरबारी कवि होते थे, चंद्रबरदाई उनका नाम था, और उन्होंने बुक जो लिखी पृथ्वीराज रासो। और इसी पृथ्वीराज रासो पर हाल ही में वर्तमान में हमारे बॉलीवुड में मूवी बनने जा रही है, जिसके अंदर अक्षय कुमार और सोनू सूद हैं वो लीड रोल में हैं। और सोनू सूद जो हमारे कोरोना काल के बहुत बड़े नेता उभर कर आए, एक गरीबों के मसीहा के रूप में उभर कर आए, वो इसके अंदर चंद्रबरदाई का रोल करने वाले हैं अकॉर्डिंग टू कटिंग ऑफ न्यूज़पेपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स हमारा, किस राज्य को गेहूं की कटोरी के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों हरियाणा राज्य को भारत की गेहूं की कटोरी कहा जाता है। हरियाणा राज्य को भारत की गेहूं की कटोरी कहा जाता है। वैसे तो हरियाणा राज्य में पूरे भारत में देखा जाए तो गेहूं चौथे नंबर पर उत्पादन होता है, लेकिन क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो वो गेहूं का उत्पादन पूरे भारत में सबसे ज़्यादा कर रहे हैं, क्योंकि हमारा क्षेत्रफल उतना ही कम है। इसी वजह से हरियाणा राज्य को भारत की गेहूं की कटोरी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा के किस जिले में सड़कों की लंबाई सर्वाधिक है? पुरानी बुक्स में आपको भिवानी दिया होगा। वर्तमान में भिवानी का क्षेत्रफल है 3408 वर्ग किलोमीटर, लेकिन जो सड़कों की वर्तमान की सर्वाधिक लंबाई है वो सिरसा जिले की है, क्योंकि सिरसा का जो क्षेत्रफल है वो 4277 वर्ग किलोमीटर है, जो हरियाणा का सबसे ज़्यादा बड़ा जिला है क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग। और वहाँ का अगर घनत्व सबसे कम अगर लंबाई पूछी जाए सड़कों की वो पंचकूला की है। सबसे ज़्यादा घनत्व पूछा जाए, घनत्व होता है एक एरिया के अंदर कितनी है, एक लिमिटेड एरिया के अंदर कितनी सड़कें बनी हुई हैं, तो वो सबसे ज़्यादा घनत्व पूछा जाए वो अम्बाला का है। और सबसे कम घनत्व पूछा जाए सड़कों का तो वो जींद जिले का है। अगेन रिपीटिंग, हरियाणा के अंदर सड़कों की सबसे ज़्यादा लंबाई सिरसा की, सबसे कम लंबाई पंचकूला की है। सबसे ज़्यादा घनत्व पूछा जाए सड़कों का तो अम्बाला का होगा, और सबसे कम घनत्व पूछा जाए तो वो जींद जिले का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, खिज्र खां का मकबरा किस शैली से निर्मित है? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि खिज्र खां का मकबरा है कहाँ पे। तो दोस्तों खिज्र खां का मकबरा एग्जाम में बहुत बार जो पूछा गया है वो सोनीपत में स्थित है। खिज्र खां का मकबरा सोनीपत में स्थित है। इसका निर्माण करवाया था शेरशाह सूरी के वंशजों के द्वारा, और ये पठान शैली में निर्मित है। तीनों कंसेप्ट ध्यान रखने हैं। खिज्र खां का मकबरा सोनीपत में है, निर्माण करवाया शेरशाह सूरी के वंशजों के द्वारा, और इसकी शैली है जो निर्माण की वो पठान शैली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,